हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा डे 32 डे 40 डे क्रैश कोर्स सीरीज का। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। ये है डिस्क्लेमर। तो सबसे पहले हम एनालिसिस देखेंगे। तो अगर हम देखें 2017 से लेके 2024 तक अभी तक इस चैप्टर से 10 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। दैट मीन्स जेईई में हर साल एक क्वेश्चन इस चैप्टर से इंक्लूडेड होता है। अगर हम इसका वेटेज देखें तो इसका वेटेज है 4.16%। तो यहाँ पे अगर हम ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 2024 में जो टॉपिक एरिया था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिल कंपाउंड। कॉन्सेप्ट कवर था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चंस पूछे गए थे दो, लेवल था एवरेज। तो की फोकस एरिया क्या था यहाँ पे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स। अब अगर हम 2023 की बात करें तो यहाँ पे टॉपिक एरिया था केमिकल रिएक्शन। द कॉन्सेप्ट कवर था एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड, क्लेमेंसन रिडक्शन, टॉलेंस टेस्ट, रिडक्शन टू अल्कोहल यूजिंग LiAlX4, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ब्रिग्नार्ड और एल्डोल कंडेंसेशन। क्वेश्चन पूछा गया था, एक लेवल था एवरेज। तो की फोकस एरिया क्या है? वेरियस रिडक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। तो आपको सभी ये एडिशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, इन सब के बारे में। अगर हम 2022 देखें तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एरिया था प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एल्डोल या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे दो, लेवल था एवरेज। और हमारे पास यहाँ पे की फोकस एरिया क्या था? प्रॉपर्टीज एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। 2021 में पूछा गया था प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कॉन्सेप्ट क्या कवर था? एल्डोल रिएक्शन और रिडक्शन विद NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्वेश्चन था, एक लेवल था उसका एवरेज। और हमारे पास की फोकस एरिया क्या है? एल्डोल रिएक्शन एंड रिडक्शन मैकेनिज्म। 2020 में देखो टॉपिक एरिया था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। द कॉन्सेप्ट कवर था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्वेश्चन पूछा गया था, एक लेवल था एवरेज। तो की फोकस एरिया क्या है? प्रिपरेशन मेथड्स एंड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। 2019 में क्या था? प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। कॉन्सेप्ट कवर था थैलिमाइड प्रिपरेशन, ऑक्सीडेशन विद KMnO4 और एसिडिटी ऑर्डर। लेवल था एवरेज। और की फोकस एरिया क्या था? प्रिपरेशन मेथड्स एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। 2017 में देखो तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एडिशन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्वेश्चन था, एक लेवल था डिफिकल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा की फोकस एरिया क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एडिशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में, उनकी प्रिपरेशन के बारे में, उनकी रिएक्शंस के बारे में। उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का। उसके बाद हम बात करेंगे फिनॉल की, जहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप लगा होता है। उसके बाद हम फिनॉल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ईथर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है। तो हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर इन सभी पे फोकस करेंगे। शुरू करते हैं अल्कोहल से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अल्कोहल है क्या? तो एक अल्कोहल एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल या फिर OH ग्रुप कंटेन करता है। और ये जो OH ग्रुप्स होते हैं ये डायरेक्टली कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं, जो एक एलिफैटिक सिस्टम, एक स्ट्रेट या ब्रांच चेन कार्बन का पार्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया? मीथेनॉल, CH3OH। तो इसमें जो OH है ये डायरेक्टली किससे अटैच्ड है? इस वाले कार्बन से अटैच्ड है। तो एक सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड, ठीक है। तो ये है आइडेंटिफिकेशन अल्कोहल की, जिसमें हमारे पास OH ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली कार्बन एटम से अटैच्ड होगा।
अब हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो अल्कोहल को हम इन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है एल्कीन से। तो हम देखेंगे एल्कीन से हम कैसे अल्कोहल बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एल्कीन जो है वो वाटर के साथ एक एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके अल्कोहल बनाते हैं और इस प्रोसेस को एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कहते हैं। जैसे कि अब आप ये रिएक्शन देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक एल्कीन है। जब हम इस एल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, इसकी प्रेजेंस में एसिड एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे जो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें इस एल्कीन से क्या मिलता है, हमें मिलता है एक अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो एल्कीन है इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल H2O है वो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाता है। तो इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है और ये कार्बोकेटायन फिर रीअरेंज हो सकता है एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम वाटर का एडिशन देखें तो वाटर का एडिशन यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग OH ग्रुप उस कार्बन एटम से अटैच होगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है ना। तो यहाँ पे देखो CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो OH जो होगा वो इस कार्बन से लगेगा। तो देखो OH जो है वो इस कार्बन से लगा है, ठीक है। और फिर क्या होगा हमारे पास, और ये इस वाले कार्बन से क्या लग जाएगा, हमारे पास एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि कार्बोकेटायन इस केस में बनता है इंटरमीडिएट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस वाले कार्बन पे ये जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, क्योंकि ये कैसा कार्बन है, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो इसीलिए कार्बोकेटायन यहाँ पे आके रीअरेंजमेंट दिखाता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि फर्दर फिर क्या होता है कि जो OH है वो इस कार्बन से अटैच होता है और हमें क्या मिलता है, यहाँ पे C इस वाले कार्बन से अटैच हो जाता है, OH इस कार्बन से, और क्या होता है CH2CH3, ठीक है। और वैसे क्या फॉलो करता है, मार्कोनिकोव्स एडिशन। तो OH ग्रुप उस कार्बन एटम से अटैच्ड होता है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि इस रिएक्शन में सबसे पहले एल्कीन को मरकरी 2 एसीटेट के साथ वाटर की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। इससे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्काई मरकरी 2 एसीटेट कहते हैं। और फिर हम इस इंटरमीडिएट को सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे हमें मिलता है हमारा फाइनली अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन दी गई है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एल्कीन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब मरकरी 2 एसीटेट रिएक्ट करता है इस एल्कीन के साथ वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है मरकरी 2 एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी एल्कली मरकरी 2 एसीटेट, ठीक है। और फिर उसको हम ट्रीट करते हैं NaBH4 के साथ और हमें क्या मिलता है, फाइनली यहाँ पे अल्कोहल मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्कोहल होता है ये मार्कोनिकोव्स एडिशन रूल को फॉलो करता है। तो OH वहां पे अटैच होगा उस कार्बन पे जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो कार्बन है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है एज कम्पेयर टू दिस कार्बन, ठीक है। तो जो OH है वो आके इस कार्बन पे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारे पास एक अल्कोहल। दूसरी रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, डाइबोरेन या B2H6 एल्कीन के साथ रिएक्ट करके ट्राई एल्काइल बोरेन्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ट्राई एल्काइल बोरेन इंटरमीडिएट को फिर हम एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करके फाइनल अल्कोहल प्रोडक्ट में ऑक्सीडाइज किया जाता है। इस पूरे 2 स्टेप प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे देखो आपको ये रिएक्शन दी गई है, तो हमारे पास है एल्कीन। स्टेप 1 में क्या होता है कि डाइबोरेन जो है वो इन एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये हमें क्या देता है, ट्राई एल्काइल बोरेन देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ट्राई एल्काइल बोरेन इंटरमीडिएट होता है, इसको फिर हम ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमें फाइनली क्या मिलता है, यहाँ पे एक अल्कोहल मिलता है, और साथ ही में क्या मिलता है, BOH होल थ्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो अल्कोहल बनता है वो ऐसा लगता है जैसे उसे एल्कीन में पानी ऐड करके बनाया गया हो, ठीक है, और ये जो है ये मार्कोनिकॉफ रूल के ऑपोजिट एडिशन होता है वाटर का, ठीक है। यहाँ पे देखो क्योंकि ये ऑपोजिट है तो OH जाके उस कार्बन से अटैच होगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है ना। तो OH देखो इस कार्बन से अटैच होता है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, और हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो जाता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो ध्यान रखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारे पास ये जो वाटर ऐड होता है, ठीक है, वो कैसा ऑपोजिट होता है टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्दर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एलिफैटिक प्राइमरी अमीन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल्स देते हैं। तो ये एक सीधी रिएक्शन है जो अमीन ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं, सबसे पहले हम नाइट्रस एसिड बनाते हैं, सोडियम नाइट्राइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एक लो टेम्परेचर पर 0 और 5 डिग्री सेल्सियस के बीच, और फिर प्राइमरी अमीन जो RNH2 है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है अल्कोहल बनाने के लिए, और साथ ही नाइट्रोजन गैस और वाटर का लिबरेशन होता है। तो ये रिएक्शन अक्सर नाइट्रोजन गैस के रैपिड इवोल्यूशन से कैरेक्टराइज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स को रिएक्ट करवाया नाइट्रस एसिड के साथ, और हमें क्या मिला, एक प्राइमरी अल्कोहल। अब हम देखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रोसेस है ये 2 मेन स्टेप में होता है। पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसे हम RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करता है। फिर दूसरा हम वाटर या एसिड के साथ एक हाइड्रोलिसिस स्टेप परफॉर्म करते हैं इंटरमीडिएट को फाइनल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के। तो यहाँ पे देखो कि अगर रिएक्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड, अगर हमारा जो रिएक्टिंग है वो एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड की बजाय कोई अदर एल्डिहाइड होगा तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और अगर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल होगा तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, हमें कीटोन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है जिसमें कार्बोनिल से 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं, तो हमेशा क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर कोई और एल्डिहाइड है जिसमें 1 हाइड्रोजन और 1 R ग्रुप अटैच होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। और फाइनली अगर हम एक कीटोन यूज करते हैं जिसमें कार्बोनिल से 2 R ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, तो उस केस में हमें क्या मिलता है, एक टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि आपको रिएक्शन दिखाई गई है, ये हमें कीटोन के साथ रिएक्शन दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ पे ये कीटोन है, तो मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास यहाँ पे कीटोन होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, एक अडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये कीटोन है और ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन, तो इसीलिए ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे देखो ये R पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और Mg पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्योंकि कार्बन पे, इस कार्बोनिल कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है,
तो इससे आगे कौन अटैच होगा जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, वो किसके पास है, आर डैश के पास। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये आर डैश जो है वो इस कार्बन पे अटैच हो जाता है और यहाँ पे ओ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इससे क्या अटैच हो जाता है, MgX अटैच हो जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक अडक्ट बन जाता है, ठीक है। और फिर हम इस रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलता है, इस केस में अल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, H2O, मतलब H प्लस और OH माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, O माइनस है तो इससे क्या जुड़ जाएगा, H प्लस जुड़ जाएगा, और MgX पे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे क्या जुड़ जाएगा, O माइनस। तो हमें एक तो ये अल्कोहल मिलेगा और साथ में MgOH मिलेगा, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि ये अडक्ट बनता है, और हमारे पास अगर यहाँ पे ये कीटोन है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक टर्शरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो ये कार्बन फर्दर 3 और कार्बन एटम से अटैच्ड हो, ठीक है। तो ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो कि अल्कोहल जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स दोनों के साथ। तो अल्कोहल्स रिएक्ट करने में काफी वर्सटाइल होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, जो रिएक्शन कंडीशंस और वहां मौजूद दूसरे केमिकल्स पर डिपेंड करता है। तो इस डुअल रिएक्टिविटी इसी वजह से है कि हम अल्कोहल में 2 मेजर टाइप के बॉन्ड क्लीवेज देखते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली रिएक्शन में OH बॉन्ड या फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उन रिएक्शंस की जहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो इस तरह की रिएक्शन अल्कोहल्स को एसिडिक नेचर दिखाती है, ठीक है, जहां अल्कोहल जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो अल्कोहल्स एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम। तो ये रिएक्शन एक करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हो कि हमारे पास एक अल्कोहल है ROH, ठीक है। जब ये रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ तो ये क्या बनाता है, सोडियम एल्कोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे अल्कोहल के स्टार्टिंग में, तो जब ये Na के साथ रिएक्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा किसके, सोडियम एल्कोक्साइड के, और साथ ही हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो ये अल्कोहल ये अपने एसिडिक प्रोटॉन डोनेट करने का एक क्लियर एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखो, अब हम अल्कोहल्स की एसिडिटी के बारे में देखते हैं। तो एसिडिटी का ऑर्डर है कि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है वो होता है प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर होता है टर्शियरी अल्कोहल। अब ये ट्रेंड क्यों है, अब यहाँ पे देखो ये इसीलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जैसे कि एल्काइल ग्रुप, ये OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम कर देते हैं। तो एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ धकेलते हैं, जिससे वो अपना प्रोटॉन देने के लिए कम ईगर हो जाता है, क्योंकि एक कम पोलर OH बॉन्ड अपना प्रोटॉन रिलीज करने की कम संभावना रखता है। तो ये अल्टीमेटली अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, ठीक है। तो देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं टर्शरी की, ठीक है, तो अगर आप इसको इसे एसिडिटी देखनी है तो टर्शरी में कार्बन जो होता है वो 3 और अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है, और ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप्स है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो +R ग्रुप्स होंगे ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो इसकी वजह से जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसकी एसिडिटी सबसे कम होती है। वहीं 1 डिग्री की बात करो तो वहां पे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है जो +I इफेक्ट लगाता है, सॉरी एल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या +I इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है जो +I इफेक्ट लगा रहा है यहाँ पे, बल्कि टर्शरी में 3 है जो कि नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज करता है। तो इसीलिए हमारे पास ये ऑर्डर होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्लीवेज ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्लीव हुआ, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड,
तो यहाँ पे देखो ये R ये OH था, तो ये OH का बॉन्ड टूट के यहाँ पे क्या हो गया RO माइनस Na+। तो मतलब क्या क्लीव हुआ, O और H का बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या क्लीव होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन में अल्कोहल हाइड्रोजन हलाइड्स जैसे HCl, HBr या HI के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि एल्काइल हलाइड्स बनाए। ठीक है, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहां हैलोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, हमारे पास क्या है, अल्कोहल है ROH। ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे X क्या है, यहाँ पे हैलोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन हलाइड है HX। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, RX मिलेगा, जो कि है एल्काइल हलाइड। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये R और जो O का बॉन्ड है ये टूट जाता है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है, और HX से जो हैलोजन है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, हैलोजन जो HX बॉन्ड का है वो रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एल्काइल हलाइड और एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स देखें तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और लास्ट में क्या होता है, 1 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स है वो है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब हम फर्दर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बात करें तो ये जो रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है ये स्ट्रॉन्ग प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में होती है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, या फिर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 या एल्यूमिनिया Al2O3 जैसे कैटलिस्ट के साथ भी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे आपको एक जनरल रिएक्शन दिखाई गई है जहां अल्कोहल एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है एल्कीन बनाने के लिए। तो पहली रिएक्शन देखो, हमारे पास क्या है, C2H5OH एक इथेनॉल है। जब आप इसको ट्रीट करते हो H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे, तो हमें क्या मिलता है, एक एल्कीन मिलती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है। वहीं पे देखो ये हमारा क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो अल्कोहल है हमारा एक सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है। तो जब आप इसको 85% H3PO4 के साथ ट्रीट करते हो 440 केल्विन पे, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलती है, एक एल्कीन मिलती है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और साथ ही वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, वही अगर तीसरी रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये टर्शियरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है। तो जब आप इसको ट्रीट करते हो 20% H3PO4 के साथ 358 केल्विन पे, तो इस केस में भी हमें क्या मिलती है, एक एल्कीन मिलती है, साथ ही जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे वो क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, तो यहाँ पे अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन का जो रिलेटिव ईज होता है वो सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और लास्ट में क्या होता है, 1 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल की। अभी हमने यहाँ पे रिएक्शन देखी क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैकेनिज्म देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे वो कैसे रिमूव होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, हम कार्बोकेटाइन बनाते हैं। और तीसरा स्टेप क्या होता है कि हम इथीन का फॉर्मेशन करते हैं प्रोटॉन के एलिमिनेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिएक्शन देखो, तो सबसे पहले अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो OH है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप बनाना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस OH को हम प्रोटोनेट कर देंगे। ठीक है, तो इथेनॉल जो है सबसे पहला क्या होता है, ये जो अल्कोहल है ये प्रोटोनेटेड हो जाता है। अब ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज H2O+। अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है।
तो ये क्या है, इथाइल ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, फास्ट होती है। अब हमने ये बना लिया हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये यहाँ से क्या करेगा, H2O की फॉर्म में लीव करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, साथ ही जो H2O है हमारे पास वो यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, थर्ड स्टेप में एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो एलिमिनेट होगा और हमारे पास क्या बन जाएगी, इथीन बन जाएगी, और साथ ही में जो H+ है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी इसकी मैकेनिज्म कि ये कैसे कैसे प्रोसीड करती है। अब कहीं पे भी अगर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप वो करोगे, ठीक है। कहीं पे भी अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा होगा तो आप उसका फेवर करोगे, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इथीन, हमारे पास यहाँ पे इथेनॉल था, तो ऐसा कोई रीअरेंजमेंट नहीं था। बट अगर कहीं पे भी कोई रीअरेंजमेंट हो कार्बोकैटायन का तो आप उसको ऐसे रीअरेंज करोगे कि वो ज्यादा एक स्टेबल कार्बोकैटायन बना सके, ठीक है। अब हम आगे फर्दर देखते हैं, थर्ड है हमारे पास अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखो, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में दो स्पेसिफिक बॉन्ड का क्लीवेज होना इन्वॉल्व होता है। एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और एक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये एक अल्कोहल है, ठीक है। तो अगर हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे कि पोटेशियम एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, तो KMnO4 एक प्राइमरी अल्कोहल को पूरी तरीके से एक कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। और ये जो मैकेनिज्म है ये दो स्टेप में होता है। पहले अल्कोहल से किस में बनेगा, एल्डिहाइड में, और फिर एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ठीक है। तो जब भी याद रखो हमारे पास एक कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो अल्कोहल को पूरी तरीके से किस में कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास CrO3 है या फिर PCC है तो ये क्या है, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। मतलब KMnO4 की तरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड तक ले जाके छोड़ देगा। तो ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें तो PCC क्या है, यहाँ पे pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग वन से हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके कंपैरेटिव थोड़ा एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इस वजह से PCC क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, जो ओवर ऑक्सीडेशन को एक कार्बोक्सिलिक एसिड में होने से रोकता है, ठीक है। तो ये क्या कन्वर्ट करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल्स के केस में ये कीटोन्स बनाता है वीक और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में, ठीक है। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो कीटोन ही बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मतलब बेसिकली जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपका जो रिएजेंट है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। और जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि देखो टर्शरी अल्कोहल्स के पास क्या होता है, उस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो टर्शरी अल्कोहल्स है वो ऑक्सीडेशन नहीं दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक टर्शरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट जो KMnO4 है और हाई टेम्परेचर पर ट्रीट किया जाए तो एक अलग रिएक्शन होती है। तो टिपिकल ऑक्सीडेशन की वजह कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो इस बॉन्ड क्लीवेज से कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मिक्सचर मिलता है जिनमें ओरिजिनल अल्कोहल से कम कार्बन एटम्स होते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में अगर हम देखें टर्शरी अल्कोहल है 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। तो देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो और 3 कार्बन से जुड़ा है, तो टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। तो ड्रास्टिक कंडीशंस में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ब्रेक होता है
जिससे हमें स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फर्दर आगे फोर्थ रिएक्शन क्या है कि एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है कि प्रोडक्ट्स उस अल्कोहल के टाइप पर डिपेंड करते हैं जिसे हम स्टार्टिंग में लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो आप इसको ट्रीट करोगे कॉपर के साथ, हीटेड कॉपर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, हमें क्या मिलेगा इस केस में एल्डिहाइड मिलेगा RTHO और साथ में H2। ठीक है, अगर हम एक सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और इसको ट्रीट करते हैं कॉपर के साथ 573 केल्विन पर, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्या मिलेगा, एक कीटोन मिलेगा। ठीक है, और अगर हम टर्शरी अल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे देखो रिएक्शन अलग होती है। इन दो में क्या हो रहा था, डीहाइड्रोजनेशन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल के केस में क्या हो जाएगा, डीहाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, एक एल्कीन मिलेगी। ठीक है, और एल्कीन मिलेगी और साथ ही यहाँ पे क्या बनता है, उसके साथ H2O मॉलिक्यूल वाटर बनता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो इस केस में निकल जाता है। ठीक है, तो याद रखो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में यहाँ एल्डिहाइड, यहाँ कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल में क्या मिलेगा, एक एल्कीन मिलेगा। ठीक है, अब हम अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल टाइप्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लुकास टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें लुकास रिएजेंट यूज होता है तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 का मिक्सचर होता है। तो जब एक टर्शरी अल्कोहल को लुकास रिएजेंट में ऐड किया जाता है तो ये तुरंत टर्बिडिटी दिखाता है, तो टर्शरी अल्कोहल गिव टर्बिडिटी इमीडिएटली। सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए टर्बिडिटी धीरे धीरे दिखाई देती है। ठीक है, मतलब इसको यूजुअली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं टर्बिडिटी दिखाने में। और अगर हम प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आप लुकास रिएजेंट से इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। टर्शरी अल्कोहल तुरंत टर्बिडिटी देता है, सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट्स बाद, और प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी देता ही नहीं। अब एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो कि है विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, तो ये एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेस्ट है जिसमें रिएक्शन की एक सीरीज इन्वॉल्व होती है जो अल्टीमेटली एक कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो अल्कोहल का टाइप रिवील करता है। तो विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल ब्लड रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो हमें यहाँ पे क्या देते हैं, ब्लू कलर देते हैं, और टर्शरी अल्कोहल्स हमें क्या देते हैं, एक कलरलेस सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है लुकास रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना, इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये था हमारी अल्कोहल की कहानी। ठीक है, अब चलते हैं हम किस पे, फिनॉल पे। तो अब हम सबसे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फिनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं एक कार्बन एटम से एक एरोमेटिक सिस्टम में। ठीक है, जैसे बेंजीन रिंग। सबसे सिंपल एग्जांपल इसका क्या है, फिनॉल है। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जो है फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये मेथड भी एक मल्टी स्टेप सिंथेसिस इन्वॉल्व करता है, जहाँ पे हम शुरुआत करते हैं बेंजीन से और अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है, एक फिनॉल मिलता है। तो सबसे पहले बेंजीन को ओलियम जो कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट किया जाता है सल्फोनेशन के लिए, जिससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। और फिर इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को पिघले हुए NaOH के साथ गर्म किया जाता है, जिससे ये सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर आखिर में सोडियम सॉल्ट, जो सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम सॉल्ट का एसिडिफिकेशन एक मिनरल एसिड जैसे कि HCl के साथ कराते हैं और फाइनली हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन क्या है, ये बेंजीन है, जब आप इसको ट्रीट करोगे H2SO4 प्लस SO2, जो हमारे पास ओलियम है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है,
और फिर जब आप इसको ट्रीट करोगे NaOH के साथ और इसका फिर एसिडिफिकेशन करोगे तो फाइनली क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा देखो है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट्स। तो ये डायजोनियम सॉल्ट्स हाइड्रोलाइज्ड होते हैं फिनॉल्स में जब हम इनको वार्म करते हैं वाटर के साथ या फिर हम इनको ट्रीट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो यहाँ पे देखो एक एरोमेटिक अमीन है हमारे पास जो कि क्या है हमारे पास, एनिलीन। एनिलीन के एक प्राइमरी अमीन है। ठीक है, सबसे पहले इसको सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 273 टू 278 केल्विन पे हम ट्रीट करके क्या बनाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, N2+Cl-। और फिर इस डाइजोनियम सॉल्ट को हम वाटर के साथ वार्म करते हैं और फाइनली हमें क्या मिलता है, फिनॉल। साथ ही में क्या मिलती है, N2 और HCl। ठीक है, तीसरा मेथड है हमारे पास क्यूमीन। तो ये प्रोसेस हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से शुरू होता है जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। पहले स्टेप में क्यूमीन एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, ये एक रेडिकल चेन रिएक्शन है जो बेंजाइलिक पोजीशन पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करता है और फिर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है और इससे मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट और सब्सिक्वेंट क्लीवेज ट्रिगर होता है जो फिनॉल और एसीटोन दोनों बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास क्यूमीन। ठीक है, इस क्यूमीन को हम ट्रीट करते हैं सबसे पहले एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये क्यूमीन किस में ऑक्सीडाइज होता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में। तो यहाँ पे देखो पेरोक्साइड लिंकेज मिलता है COOH। ठीक है, फिर हम इसको फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं जब हम इसको ट्रीट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ और फिनॉल मिलता है। साथ ही में क्या मिलता है, CH3COCH3 जो कि है एक एसीटोन। ठीक है, अब फिनॉल्स की रिएक्शन देखो। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो फिनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो OH ग्रुप दो कंपीटिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स दिखाते हैं। ठीक है, कौन कौन से इफेक्ट्स दिखाते हैं, एक तो ये +R दिखाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग एक रेजोनेंस इफेक्ट है। तो +R ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं जो ये रिंग में डोनेट करता है, तो +R इफेक्ट दिखाता है। और एक क्या दिखाता है, ये वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट -I इफेक्ट भी दिखाता है क्योंकि ऑक्सीजन क्या एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं +R और मतलब रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट को कंपेयर करूं तो रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्गर +R जो है वो वीकर -I इफेक्ट को डोमिनेट करता है। इस वजह से बेंजीन रिंग में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि +R क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है। तो इससे रिंग जो है वो हाईली एक्टिवेटेड हो जाती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो क्योंकि ये +R इफेक्ट ज्यादा दिखा रहा है तो ये हाईली एक्टिवेट हो गई। ठीक है, अब रेजोनेंट इफेक्ट की वजह से रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है मेटा पोजीशन के मुकाबले में। इसीलिए ये जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर आप OH ग्रुप फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो आपको दिखेगा कि जो माइनस चार्ज होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर आएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इन पोजीशंस पे ये बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू मेटा। तो इसीलिए जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब यहाँ पे सबसे पहली रिएक्शन की बात करते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, हमारे पास क्या है, फिनॉल। जब हम इसको ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ये मिला जिसमें ये OH और NO2 ऑर्थो पोजीशन पे और इसमें OH और NO2 किस पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स की तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न में डिफरेंस के कारण ऑर्थो और पैरा आइसोमर को स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जा सकता है। अगर आप इस ऑर्थो आइसोमर में देखोगे तो OH और NO2 है हमारे पास, इसमें क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उसे ज्यादा वॉलेटाइल बनाती है, जबकि पैरा आइसोमर में क्या है,
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो में क्या है, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा जो विद इन द मॉलिक्यूल है, तो इसमें है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जो उसकी बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है और उसी कारण उसे कम वॉलेटाइल बनाती है, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच का एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है जब हमारे पास का है इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और ये कम वॉलेटाइल होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जब फिनॉल को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है, तब OH ग्रुप का स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट हार्श कंडीशन रिएक्शन के साथ मिलकर बेंजीन रिंग पर अवेलेबल सभी 3 ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब आप इसको ट्रीट करोगे HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे NO2 आके लग जाता है। ठीक है, तो इसमें तीनों एक्टिवेटिंग पोजीशंस में नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं और हमें क्या मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि है हैलोजिनेशन, जहाँ पे हैलोजन एटम को इंट्रोड्यूस करते हैं एरोमेटिक रिंग। ठीक है, पहली रिएक्शन देखो, अब फिनॉल को ब्रोमीन के साथ अगर हम देखें तो ये दो अलग अलग सॉल्वेंट कंडीशंस में दिखाया गया है। पहली रिएक्शन में फिनॉल को ब्रोमीन के साथ एक नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड CS2 में लो टेम्परेचर पर रिएक्ट किया गया है। इस केस में क्या होता है, इस केस में मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है जिससे ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर बनता है। ठीक है, जिसमें पैरा आइसोमर जो है वो मेजर होता है। तो जब आप Br2 को ट्रीट करोगे CS2 के साथ लो टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या मिलेगा, 2 ब्रोमोफिनॉल, इसमें क्या मिलेगा, 4 ब्रोमोफिनॉल। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है ऑर्थो वाला, ये क्या होता है, माइनर। तो यहाँ पे ये Br एक लार्जर ग्रुप होता है तो स्टारिक रिपल्शन का फैक्टर आ जाता है, बल्कि यहाँ पे दूर दूर होते हैं तो रिपल्शन का फैक्टर नहीं होता है, इसीलिए ये मेजर होता है। दूसरी रिएक्शन देखो, जब हम फिनॉल को ब्रोमीन वाटर एक्वस मीडियम में ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं, तो एक्वस सॉल्वेंट फिनॉल के आयनाइजेशन को एक ज्यादा हाईली एक्टिवेटेड फिनॉक्साइड आयन में प्रमोट करता है। इससे तेज और एक्सटेंसिव ब्रोमिनेशन होता है, जिसकी वजह से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जहां ब्रोमीन सभी अवेलेबल ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कोलबेज रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो कोलबेज रिएक्शन में फिनॉल को पहले एक बेस के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि एक ज्यादा रिएक्टिव फिनॉक्साइड आयन बन सके। ये फिनॉक्साइड आयन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। फिनॉक्साइड आयन पर नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेटेड बना देता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है वो एज अ मेन प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये है फिनॉल, जब इसको ट्रीट कराते हो सोडियम फिनॉक्साइड के साथ, सॉरी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या देता है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो बहुत ज्यादा हाईली एक्टिवेटेड होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये रिंग के साथ रेजोनेंस दिखा सकता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है और इस बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे ये COOH ग्रुप जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला देखो क्या है, रीमर-थीमैन रिएक्शन। तो फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH की प्रेजेंस में बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर एक CHO ग्रुप जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है वो बनाता है। इस केस में एक माइनर पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन एक एसिडिक वर्कअप के साथ कंप्लीट होती है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट
सैलिसिल एल्डिहाइड जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, फिनॉल। जब हम इसे ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो ये हमें इंटरमीडिएट देगा। ठीक है, फिर जब इस इंटरमीडिएट को ट्रीट करोगे NaOH के साथ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और फिर फाइनली इसका वर्कअप करोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें सैलिसिल एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है एक स्पेसिफिक इंटरमीडिएट के थ्रू होती है और इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है डाइक्लोरोकार्बन जो कि CCl2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो दूसरी रिएक्शन है फिनॉल की, वो है विद जिंक डस्ट। तो यहाँ पे फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है, तब एक रिडक्शन रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा दिया जाता है और एक हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर दिया जाता है। इससे फिनॉल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है जो एक सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इमेज में देखो ये हमारे पास क्या है, फिनॉल। जब इसको ट्रीट करोगे Zn के साथ, जिंक डस्ट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे बेंजीन और साथ ही में क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब हम फिनॉल्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। तो जब फिनॉल को एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके ऑक्सीडाइज किया जाता है जैसे कि क्रोमिक एसिड, तो ये कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन जिसे बेंजीक्विनोन कहते हैं ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बोनिल ग्रुप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फिनॉल है, जब आप इसे ट्रीट करोगे Na2Cr7H2SO4 की प्रेजेंस में तो ये क्या बना देगा, बेंजीक्विनोन। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, ईथर्स पे। ठीक है, अब पढ़ेंगे ईथर्स के बारे में। तो ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास होती है। इन्हें एक सेंट्रल ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप से हम डिफाइन करते हैं जो 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अभी जो R ग्रुप्स है जो 2 ऑक्सीजन की साइड पे है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर दोनों R ग्रुप्स या जो एल्काइल ग्रुप्स जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है वो सेम है तो हम इनको सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स बोलते हैं। और अगर ये जो R ग्रुप्स है ये डिफरेंट है तो ईथर को मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कहते हैं। मतलब ये है कि ऑक्सीजन से अटैच्ड 2 पार्ट जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, देखो पहला, यहाँ ऑक्सीजन से अटैच्ड यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है, तो ये सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये मिक्स्ड ईथर है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के इस साइड क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है और इस साइड क्या है, एक इथाइल ग्रुप है ना। तो ये क्या हो गया, एक मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अब ईथर्स की प्रिपरेशन देखो। तो जनरल मेथड जिससे हम ईथर को सिंथेसाइज कर सकते हैं, सबसे पहला है अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो अल्कोहल जो है वो अंडरगो करते हैं डिहाइड्रेशन प्रोटिक एसिड्स की प्रेजेंस में, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड। तो एक रिएक्शन में प्रोडक्ट एक एल्कीन या एक ईथर हो सकता है। ठीक है, ये यूज की गई कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर आप हीट या एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हैं तो आपको एक एल्कीन मिलेगा। अगर आप एक बेस या कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करते हैं तो उस केस में आपको ईथर मिलता है। तो कंडीशन का सिलेक्शन डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट क्या है। तो ये देखो हमारे पास क्या है, अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल को जब आपने ट्रीट करा H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे, तब हमारे पास यहाँ पे क्या मिला, एक एल्कीन मिला। ठीक है, दूसरे में देखो जब आपने इस अल्कोहल को ट्रीट करा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन पे, मतलब लोअर टेम्परेचर पे, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे ईथर मिला। ठीक है, हायर टेम्परेचर पे क्या मिल रहा है, एल्कीन मिल रही है, और लोअर टेम्परेचर पे क्या मिल रहा है, एक ईथर मिल रहा है। तो ये डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस पर। ठीक है, खासकर टेम्परेचर पर कि आपने किस टेम्परेचर पर रिएक्शन जो है वो कराई है। ठीक है, अगली हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये भी ईथर की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रिफर्ड सबस्ट्रेट्स होते हैं और सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर ईथर प्रोडक्ट का अच्छा यील्ड देते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस केस में टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो एल्कोक्साइड प्रीडोमिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है और उसकी जगह एक एल्कीन बनाता है जो E2 एलिमिनेशन के थ्रू प्रोसीड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन है ये किसके साथ है, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इथाइल ब्रोमाइड
और हमारे पास देखो क्या है, सोडियम इथॉक्साइड के साथ ये रिएक्शन दिखाई है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, हमारा जो ब्रोमीन है वो निकल जाता है, ब्रोमाइड निकल जाता है और इथॉक्साइड पर क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें क्या मिलता है, सोडियम ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, और हमारे पास क्या बनता है, इथाइल ईथर बनता है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहां पे इथॉक्साइड ग्रुप जो है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है। लेकिन याद रखना, मैंने बताया था अगर आपके पास एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं और सिर्फ हमें एक एल्कीन मिलती है। अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज करोगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो एक एल्कीन एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन को हटा के बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास, अगर यहाँ पे देखो एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो ये कार्बन फर्दर और 3 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन में क्या होता है, पहले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देखो, तो रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है जिससे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो ईथर बनता है। लेकिन टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन में स्टेरिक बल्क अटैक को क्लियरली, जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बल्क अटैक को क्लियरली हिंडर करता है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होती है ये एलिमिनेशन पाथवे को फेवर करती है और हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एक एल्कीन मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो टर्शरी की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो आपको इस केस में ईथर नहीं मिलता है, बल्कि ईथर की जगह आपको क्या मिलती है, एक एल्कीन मिलती है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ईथर्स की रिएक्शन में अगर हम बात करें तो मेनली किसकी वजह से होती है, लोन पेयर्स ऑफ इथरल ऑक्सीजन, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड और R ग्रुप। ठीक है, तो ईथर की रिएक्शंस मेनली जो है वो 3 साइड्स पर होती है, इथरल ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज और R ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज की, तो ईथर्स कॉमन फंक्शनल ग्रुप में सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब ईथर्स में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज सिर्फ ड्रास्टिक कंडीशंस में होता है, जैसे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स जैसे HI या HBr और हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के ईथर्स को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म किया जाता है तो उनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ठीक है, और इस रिएक्शन में ईथर एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। जैसे कि पहली रिएक्शन देखो ईथर है, जब आप इसको ट्रीट करोगे HI के साथ तो हमें क्या मिलेगा, एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली यहाँ पे दूसरी रिएक्शन देखो कि जब आप इसको ट्रीट करोगे HI के साथ SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा और आपको क्या मिलेगा, एक अल्कोहल और एक RI। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इसमें भी देखो, यहाँ पे जब आप इसको ट्रीट करोगे HI के साथ तभी भी यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक अल्काइल हैलाइड मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। और सिमिलरली जब ये वाली रिएक्शन देखोगे, जब HI के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे भी SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी और आपको क्या मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी में देखो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का जो है वो क्लीवेज हो रहा है। अब हम इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो अराइल ईथर्स में जो एल्कोक्सी ग्रुप है, OR ग्रुप है, वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट करता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम्स पे क्या है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन रिंग को डोनेट करते हैं, जो रेजोनेंस के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बेंजीन रिंग में डोनेट करते हैं, जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देती है खासकर ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। सबसे पहले हेलोजनेशन देखो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एनिसोल का ब्रोमिनेशन। ठीक है, जिससे ऑर्थो और पैरा ब्रोमो एनिसोल का मिक्सचर बनता है, जहां जो पैरा होता है वो मेजर होता है क्योंकि ऑर्थो के केस में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ठीक है, दूसरा है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, जहां एक एल्काइल ग्रुप एरोमेटिक रिंग पे ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो एनिसोल जब रिएक्ट करता है एक अल्काइल हैलाइड जैसे CH3Cl एक लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जैसे एनहाइड्रस AlCl3, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हमें एक पैरा वाला मिलता है और एक ऑर्थो वाला मिलता है, और पैरा वाला यहाँ पे फिर से क्या होता है, मेजर होता है। ठीक है, तो एनिसोल एसाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है जो लुईस एसिड कैटलिस्ट है। ठीक है,
तो ये रिएक्शन दोनों ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनाता है, जहां पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप की वजह से पैरा में कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। हमारे पास यहाँ पे क्या, मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है, जो कि बल्कि ग्रुप है। तो ऑर्थो के केस में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कि पैरा के केस में ऐसा नहीं होता, इसीलिए वो मेजर होता है, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो एनिसोल, जब आप इसको ट्रीट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ, तो रिएक्शन एरोमेटिक रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एक NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करती है, जिसे ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। तो एसाइलेशन की तरह पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही जो है वो मेजर है, क्योंकि लार्जर नाइट्रो ग्रुप की मिथॉक्सी ग्रुप के साथ कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है जब ये पैरा पोजीशन पर होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपके पास 4 कंपाउंड्स है, प्रोपेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल और पेंटेन 1 ऑल। आपको इनको इंक्रीज करना है, आपको इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब सोल्यूशन देखो, तो जब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और जो वॉन डर वाल फोर्स है उसके साथ वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर हम आइसोमेरिक अल्कोहल्स की बात करें, आइसोमेरिक अल्कोहल्स मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। तो अगर हम आइसोमेरिक अल्कोहल में देखें तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे ब्रांचिंग जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी वो एक स्फेरिकल शेप में आ जाता है, और स्फेरिकल शेप की अगर बात करें उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है। सरफेस एरिया कम तो वॉन डर वाल फोर्स भी कम, तो अब उनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा देखो प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन और पेंटेन। तो पेंटेन में 5 कार्बन एटम्स है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा, तो इसलिए पेंटेन 1 ऑल जो है सबसे ज्यादा है। उसके बाद देखो हमारे पास अब 4 कार्बन एटम्स की बात करते हैं, तो ब्यूटेन में हमारे पास 4 कार्बन एटम्स होते हैं। अब यहाँ पे ब्यूटेन 1 ऑल है और ब्यूटेन 2 ऑल है, क्योंकि ब्यूटेन 2 ऑल में ब्रांचिंग है तो इसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू ब्यूटेन 1 ऑल। और लास्ट में क्या है, प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऑर्डर ये होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा फास्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ कौन रिएक्ट करेगा, 2 ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल या फिर 1 ब्यूटेनॉल। अब अगर ध्यान दो तो ये हमारे पास क्या है, जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 है तो ये क्या होता है, लुकास टेस्ट होता है ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो सोल्यूशन देखो, जब हम एक अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर के साथ मिक्स करते हैं तो इस टेस्ट, जिसको हम लुकास टेस्ट कहते हैं, ये SN1 पाथवे फॉलो करता है। SN1 रिएक्शन में जो रेट है वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, तो जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतनी ही तेज रिएक्शन होगी। अब अगर आप देखोगे तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये क्या है, हमारे पास एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो इसीलिए क्या होगा, ये सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो जब हम 1 डिग्री अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ रूम टेम्परेचर पर टेस्ट करते हैं तो एक कलरलेस सोल्यूशन देता है। वहीं अगर 2 डिग्री अल्कोहल को ट्रीट करते हैं लुकास रिएजेंट के साथ, ये 5 मिनट बाद टर्बिडिटी देता है, और टर्शरी अल्कोहल जो है वो इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए आप देखोगे कि अगर जो 3 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास, वो सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा इसके साथ, लुकास रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये किसका स्ट्रक्चर है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है वो सबसे ज्यादा हमारे पास इस केस में रिएक्ट करेगा और हमें क्या देगा, सबसे इमीडिएट जो है वो टर्बिडिटी देता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि कार्बन और 3 एटम्स से जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी मिलता जुलता है।
तो इसमें से 3 ऑप्शंस में से बताना है कौन सा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। अब आपको पता है कि आपको कैसे बताना है, तो इसका आंसर क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था, ये लुकास रिएजेंट इन्वॉल्व करता है जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का सोल्यूशन है। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेंगे। अब स्ट्रक्चर देखो, पेंटेन 1 ऑल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। देखो कि जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जिससे OH जुड़ा है वो सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है। अब देखो 2 पेंटेनॉल ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि इस कार्बन जिससे OH जुड़ा है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है। और ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है। तो क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन बनाएगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसीलिए 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी लुकास टेस्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो जब एक अननोन अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है तो कौन कौन से टाइप का अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी जो है वो सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। अब आप ये बहुत आसानी से बता सकते हो कौन सा रिएक्ट करेगा, टर्शियरी अल्कोहल। किस पाथवे से, SN1 पाथवे से, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन का इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो एक अल्कोहल का ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और रिएक्शन का रेट रिएक्शन में बने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाता है जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इस केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर A। तो यहाँ पे क्या है, जो कंपाउंड है, जो गिवन कंपाउंड है, जब रिएक्ट करता है NBS के साथ, N ब्रोमोसक्सिनामाइड और लाइट के साथ, तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम को ये रिप्लेस करते हुए एक ब्रोमीन एटम से, जिससे ब्रोमो एल्केन प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब इसको ट्रीट करोगे तो यहाँ पे रेडिकल जनरेट होता है, और ये आपस में क्या दिखा सकता है आपको, ये इस जगह पे शिफ्ट हो सकता है और ये यहाँ पे ये रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, तो आपस में रेजोनेंस दिखा सकता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि डबल बॉन्ड के जो नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम है ये उसको रिप्लेस कर देगा किससे, ब्रोमीन से। ठीक है, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, जब आप इसको ट्रीट करोगे H2O या फिर K2CO3 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्रोमो एल्कीन प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो ब्रोमो एल्कीन प्रोडक्ट जो है वो फिर रिएक्ट करते हैं H2O और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, और फिर फाइनली हमें क्या मिलता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ब्रोमीन को यहाँ से रिप्लेस कर देता है, और हमें क्या मिल जाता है, एलाइलिक अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में आपको बताना है डिहाइड्रेशन का रेट अल्कोहल्स का। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B। तो अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन देखें तो ये जो रिएक्शन है ये एक अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेशन को रेफर करती है। ठीक है, वही होता है डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि एल्कीन फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे बनती है, मतलब यहाँ पे एल्कीन बनती है। तो जो अब यहाँ पे जब मल्टीपल एल्कीन प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं, तो अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है वो सिग्जिफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। ये रूल कहता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में बनने वाला मेजर प्रोडक्ट जो है वो सबसे सब्स्टिट्यूटेड होता है, और इसीलिए वो जो एल्कीन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन में मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसीड करती है, जो मेजर प्रोडक्ट और रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने में की स्टेप है। तो डिहाइड्रेशन का रेट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतनी फास्ट वो बनेगा, और इसीलिए ओवरऑल डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो है वो उतनी ही फास्ट होगी। तो इसीलिए क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में CH3OH। ठीक है, अब आपको एक रिएक्शन दी है, जब आप इसको ट्रीट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो प्रोडक्ट बताना है। इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल एल्कीन होगी ना वो चूज करनी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर A। अब मेरी बात ध्यान से देखो, आपके पास ये स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है, तो आप इसको ट्रीट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। पहले तो इसको क्या करोगे, इसको प्रोटोनेट करोगे, है ना, इस अल्कोहल को प्रोटोनेट करोगे, OH2 पॉजिटिव होगा और ये बेटर लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा। तो कार्बोकेटाइन कहाँ बना, इस कार्बन पे बना, है ना, क्योंकि यहाँ से ये OH वाटर की तरह लीव हो गया। अब अगर यहाँ से देखो तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट 2 जगह हो सकता है। एक तो यहाँ पे रीअरेंज हो सकता है, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है,
तो ये क्या बनाएगा, ये एक बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनाएगा। और यहाँ पे इसका रीअरेंजमेंट इस कार्बन पे भी हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ये एक टर्शियरी कार्बोकेटायन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले केस में देखो कि अगर कार्बोकेटायन जो है वो इस कार्बन पे फॉर्म होता है, मतलब इस वाले कार्बन पे, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ट्रांस बनेगा और एक क्या बनेगा, सिस बनेगा। ट्रांस में ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट और सिस में ये दोनों एक पास है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, अगर जो कार्बोकेटायन है वो इस कार्बन पे बनेगा तो हमारे पास उस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर होता है और ये वाला प्रोडक्ट जो ट्रांस वाला है वो मेजर होता है। ट्रांस और सिस में देखोगे तो ट्रांस मेजर होता है। ठीक है, तो ये वाला मेजर होगा क्योंकि यहाँ पे देखो अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो एक बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पे ये रेजोनेंस शो कर सकता है। तो इसीलिए इस केस से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए जो ये वाला ट्रांस वाला प्रोडक्ट है ये सबसे स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताना है कि इन चार मॉलिक्यूल्स में किसका डायपोल मूवमेंट जो है वो जीरो नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो CN के केस में क्या होता है, वो मॉलिक्यूल लीनियर होता है, तो डायपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाता है, वो जीरो होता है। सिमिलरली क्लोरीन में भी डायपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाएगा और डायपोल मूवमेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन अगर मैं क्यूनॉल और थायोक्यूनॉल की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, इनका आपको लग रहा होगा ये जो OH होगा और SH होगा एक ही प्लेन में होगा तो ये भी कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, OH और SH ग्रुप्स अपने डायपोल मूवमेंट को कैंसिल नहीं करते हैं, इसीलिए इनका जो डायपोल मूवमेंट है वो नॉन जीरो होता है। इसका रीजन ये है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये लीनियर नहीं होते हैं क्योंकि OH ग्रुप में ऑक्सीजन एटम और SH ग्रुप में सल्फर एटम दोनों जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखो थायोक्यूनॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से इनका जो होता है लीनियर अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो क्यूनॉल में ऑक्सीजन एटम्स के अराउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है जो OH बॉन्ड को नॉन लीनियर अरेंजमेंट में फोर्स करती है। इसकी वजह से क्या होता है, इनके डायपोल मूवमेंट कैंसिल आउट नहीं होते हैं, तो ये जीरो नहीं होते हैं। दोनों के केस में सेम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताना है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिटी। ठीक है, देखो सबसे बेस्ट तरीका है कि कौन कौन से इफेक्ट दिखाते हैं वो लिख लो। अब जब भी ना एसिडिटी का ऑर्डर बताना है तो एसिड से क्या बना लो, उनका कॉन्जुगेट बेस बना लो। तो अपने दिमाग में इमेजिन कर लो कि आपने कॉन्जुगेट बनाया और सब पे ओपन नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब NO2 कौन सा इफेक्ट दिखाता है, -M और -I। Cl क्या दिखाता है, -I, इसका जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो -I देखो। फिर यहाँ पे क्या है, CH3 क्या दिखाता है, +I और +SH दिखाएगा। और OCH3 क्या दिखाता है, ये +M इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो इस नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मेरी तरफ बात सुनो, एक NO2 है और एक क्या है, Cl है। ठीक है, तो अगर NO2 और Cl देखोगे तो जो NO2 रहता है उसमें -M इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, अगर कभी भी इंडक्टिव और रेजोनेंस में आ रहे हो तो रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो इसमें -I इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक ये है। उसके बाद इसमें -I इफेक्ट है तो फिर ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, CH3 और OCH3। अब CH3 क्या है, ये +H इफेक्ट दिखाता है और OCH3 क्या है, +M इफेक्ट दिखाता है। तो +M इफेक्ट जो है वो नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू +H इफेक्ट। तो इसीलिए इसके बाद ये एसिडिक है और लास्ट में क्या है, ये वाला है। तो 3, 1, 2, 4 सबसे ज्यादा एसिडिक ये है और सबसे वीकली एसिडिक कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब आप फिनॉल का इंटरेक्शन करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बनेगा। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, इसमें देखो आंसर क्या है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड आपका मेजर प्रोडक्ट है। जब आप फिनॉल को ट्रीट कराते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो जो रिएक्शन है इसमें स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है, 400 केल्विन और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। और जो रिएक्शन है ये क्या है, कोल बेस रिएक्शन है। ठीक है, तो फिनॉल को जब आप ट्रीट कराओगे यहाँ पे CO2 के साथ 400 केल्विन और 4 से 7 ATM पर, तो हमें यहाँ पे ये वाला इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सोडियम सैलिसिलेट, और फिर जब इसको एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप जो क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हमने आज के लेक्चर में कवर करे आप सभी को समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।